हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। यह एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस विषय का ये हमारा चौथा फोर्थ लेसन है। ये हमारा फोर्थ लेसन अध्याय 4 हम लोग आज पढ़ेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे और वो वस्तुएं किन किन पदार्थों की बनी हुई हैं, उन पदार्थों के विषय में भी हम लोग समझेंगे। इस लेसन को हम दो भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम आधे लेसन को पार्ट 1 में पढ़ेंगे। फोर्थ लेसन है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। इस स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं हैं, यानी हमारे भोजन के अलावा, वस्त्रों के अलावा यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधता वाली वस्तुएं भी हम अपने चारों ओर देखते हैं। जैसे कुर्सियाँ हो गया, बैलगाड़ी, खिलौने, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। यानी जितनी भी हम वस्तुएं देखते हैं, जैसे साइकिल, बैलगाड़ियां, खाना पकाने के बर्तन, खिलौने आदि भी वस्तुएं देखते हैं, तो ये इनके रंग तथा गुण सब अलग अलग तरीके के होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़ी जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम कुछ वस्तुओं पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके की गेंद है, ये कांच का ग्लास है, ये प्लास है, ये प्लास्टिक के कुछ खिलौने हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये सीडी है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। इनके रंग, रूप तथा गुण क्या हैं, सब अलग अलग हैं। इनके रंग रूप क्या हैं, ये सब अलग अलग हैं। इन्हें खाया भी जा सकता है, जैसे सेब, संतरे, अंगूर हो गए, तो इन्हें क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्ययन फर्स्ट में सारणियाँ 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, उसमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ हो गया, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में से हमने बहुत से समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिन पदार्थों के वे बने हैं उनके आधार पर बांटा जा सकता है। यानी हम अगर इनको विभाजित करें तो इनको विभाजित करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो हम इनके रंग के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं कि जैसे कांच की कोई वस्तुएं हैं तो हम कांच वाली वस्तुओं को एक तरफ रख सकते हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं को एक तरफ रख सकते हैं, जो धातु की वस्तुएं होती हैं, लोहे की वस्तुएं होती हैं, उनको हम एक अलग तरीके से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। ये पदार्थ किसके हो सकते हैं, ये पदार्थ कांच के हो सकते हैं, धातुओं के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, रुई के, कागज के, पंख और मृदा के भी। मृदा यानी पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़ या मिट्टी भी कह सकते हो, और मृदा के भी हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को देखिए।
आइए हम अपने चारों ओर की जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। प्रत्येक में से हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कमरे से तथा कुछ विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, जैसे चाक होगा, पेंसिल होगी, नोटबुक होगा, रबड़, डस्टर, हथौड़े, कील, साबुन, पहिए आदि वस्तुएं हो सकती हैं। बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। कक्षा के दरवाजे नहीं ला सकते, उदाहरण के लिए दीवार नहीं ला सकते, वृक्ष नहीं ला सकते, दरवाजे, ट्रैक्टर, यानी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनको हम नहीं ला सकते, केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, केवल हम सोच सकते हैं। इस संग्रह इस संग्रह से उन वस्तुओं की सूची को पृथक करिए जो कागज तथा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की वस्तुएं कागज तथा अथवा एक लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना बनाने में उपयोग आने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। यानी पृथक करने का एक तरीका है, जो खाना बनाने वाली वस्तुएं हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, या कागज की जो वस्तुएं हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, और जो लकड़ी की बनी वस्तुएं हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाएं और प्रत्येक जिन पदार्थों की बनी है उनको पहचानने का प्रयास करें। इतनी लंबी सारणी बनाना है जिसमें सभी वस्तुएं संभव हैं। इन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना है। एक कौतुक हो सकता है, एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में इस पदार्थों की पहचान के लिए हम अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं, जो मिक्स होती हैं, जिनको हम आसानी से नहीं पहचान सकते। तो इस प्रकार की भी वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है प्लेट यानी थाली जो होती है वो किस किस चीज़ों की बनी होती है। एक तो आपकी इस्पात यानी स्टील की थाली होती है, दूसरी हमारी कांच की भी थाली होती हैं, और तीसरी हमारी प्लास्टिक की भी या अन्य वस्तुओं की भी थालियाँ हो सकती हैं। इसी प्रकार पेन जो हमारा होता है वो प्लास्टिक का भी होता है और धातु का भी बना होता है। तो इस प्रकार हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। बुधो यह जानना चाहता है कि हम क्या कि हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है कि एक से कई प्रकार की वस्तुएं बन सकती हैं, जैसे क्रियाकलाप में भी हम पढ़ेंगे। कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के लिए और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए और मुख्यतः उन्हीं पदार्थों की सूची बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध किया गया है। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं के कई ढंग के समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पता लगाया कि चारों ओर की विभिन्न वस्तुएं पदार्थों से बनी हैं। कई बार कोई, जैसे यहाँ पर देखिए लकड़ी, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक ही पदार्थ की कई सारी वस्तुएं बनी होती हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी की आप मेज भी बना सकते हो, कुर्सी भी बना सकते हो, हल बना सकते हो, बैलगाड़ी बना सकते हो, पहिए बना सकते हो, आदि चीज़ें बना सकते हो। जैसे कागज़ हो गया, कागज़ की भी आप कई चीज़ें बना सकते हो, जैसे पुस्तकें बना सकते हो, नोटबुक बना सकते हो, समाचार पत्र हैं, खिलौने भी कागज़ के बनाए जाते हैं, कैलेंडर भी बनता है। तो यहाँ पर ये भी समझा जा सकता है कि एक पदार्थ की कई सारी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं, कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक ही वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कैसी होती है?
कई वस्तु एक ही पदार्थों से मिलकर बनी होती है और फिर एक ही पदार्थों के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। या कैसे निश्चित किया जा सकता है कि दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बताया गया है पदार्थों के गुण। जो पदार्थ होते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो हमने प्रयोग किया था उसे याद करिए और यह ध्यान दीजिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्य द्रवों को रखने के लिए करते हैं। सामान्यतः जो गिलास में जो वस्तुएं रखी जाती हैं, जाहिर सी बात है वो कौन सी वस्तुएं होती हैं? द्रव्य होते हैं। या तो उसमें दूध रखोगे, दूध, चाय, कॉफ़ी, इस तरीके का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए अगर हम कागज़ का उपयोग करें तो क्या कोई ये बुद्धिमानी वाला कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि कागज़ में खाना कैसे पक सकता है? क्योंकि कागज़ के गुण अलग हैं और जो बर्तन होते हैं उनके गुण अलग होते हैं। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर भी निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। फिर यह दिखावट से भी हम वस्तुओं के लक्षणों को जान सकते हैं। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3 देखिए। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? क्या इनमें से कोई वस्तु जो है वो कैसी दिखाई पड़ती है? चमकीली। कैसी दिखाई पड़ती है? चमकीली। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब कैसी होंगी? चमकीली। इनको सबको क्या करिए, एक आप अलग भागों में पृथक कर लीजिए। अब जैसे ही शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काट दे, यानी ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में भी इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुंध देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी ढंग से इन्हें काटिए और ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर एक धातु का टुकड़ा हुआ है, इसको काटा गया है और काटने के पश्चात यहाँ पर देखिए इसमें जो है इसमें चमक है। इसमें क्या है? चमक है। कीजिए। द्युतिवान या द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। द्युतिवान है अथवा द्युतिवान का मतलब होता है चमकीला। द्युतिवान का मतलब होता है चमकीला। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ वस्तुएं हैं जिनको रेगमाल से आप उनके पृष्ठ को, उनकी सतह को रेगमाल से रगड़ कर देखिए क्या वे चमकीली हैं अथवा नहीं। जैसे लोहे की वस्तुओं को अगर आप रगड़ेंगे तो वो क्या होंगी? चमकने लगेंगी। पदार्थ जिनमें एक प्रकार की द्युति यानी चमक होती है, ध्यान रखिएगा, द्युति का मतलब होता है चमक। पदार्थ जिनमें एक प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः
धातु कहलाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि धातुओं में क्या होता है, चमक होती है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी चमकहीन या निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे देखा होगा लोहे में क्या होता है, लोहे को अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो कुछ समय पश्चात उसमें क्या होगा, चमक नष्ट हो जाएगी और उसमें जंग लग जाएगी। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है, यानी अगर उसको काटोगे तो भी आपको क्या होगा, द्युतिनी चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की क्षणों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और या देखें कि इनमें द्युति यानी इसमें चमक है अथवा नहीं। दूसरा है कठोरता, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना कठिन होता है। जैसे आप लोहे की वस्तुएं हो गई, अगर आप इनको दबाते हैं तो इनको दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित का मतलब दब जाते हैं। जैसे धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थों अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास करिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जैसे मोमबत्ती को आसानी से आप खरोंच सकते हैं, चाक को आसानी से खरोंच सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से खरोंच सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, खरोंच सकते हैं। और कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच नहीं सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतना आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी कह सकते हो दबाया नहीं जा सकता या खरोंचा नहीं जा सकता, खरोंचा जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ। जैसे मोमबत्ती हो गया, आपका क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये क्या है, कोमल पदार्थ है। जैसे हमारा ये क्या हो गया, चाक, चाक भी क्या है, कोमल पदार्थ है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित यानी जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, उन्हें क्या हम कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई स्पंज कोमल है, रुई और स्पंज कैसे हैं, कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है, लकड़ी क्या है, कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुणों हो सकते हैं, जैसे जैसे द्युति यानी चमक, कठोरता, खुरदरा अथवा चिकना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में भी सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहला है कठोर, चमकना, और दूसरा है कठोरता। अब यहाँ पर कुछ विलेय और अविलेय पदार्थों के बारे में समझते हैं। विलेय और अविलेय। विलेय का मतलब, जैसे यहाँ पर क्रियाकलाप देखिए, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में क्या, 1 चम्मच भरकर क्या लें, चीनी लें। पहले गिलास में क्या लें, चीनी लें, दूसरे में नमक। इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाएं। प्रत्येक गिलास को अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए और धीरे धीरे, मतलब इसको हिलाइए और कुछ मिनट पश्चात प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल मिलाए गए पदार्थों का क्या हुआ, और फिर अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे यहाँ पर ये इसमें जो है मिलाया गया है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे इसमें जो कुछ मिलाया गया है वो आसानी से नहीं मिला है, और इसमें जो मिलाया गया है वो आसानी से मिल गया है। तो यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है और इसमें बताया गया है, जैसे पदार्थ का नाम है क्या है, नमक। यह जल में क्या हो जाता है, नमक को आप जल में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णतः विलेय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पूर्णतः विलेय हो जाएगा। तो ये कैसा पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ होगा। चीनी क्या है, चीनी भी क्या होगी,
चीनी भी जल में पूर्ण विलय हो जाएगी। लेकिन क्या आप पानी को बालू में मिलाने पर क्या होगा? ये क्या विलय होगा? नहीं, ये पूर्णतः विलय नहीं होगा। ये पूर्णतः क्या बिल्कुल विलय नहीं होगा। जैसे चाक पाउडर है, चाक पाउडर भी पूर्णतः विलय नहीं होता है, और लकड़ी का बुरादा भी विलय नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। हम पूरी एनसीईआरटी लेसन बाय लेसन, और साथ में अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन भी हल करेंगे, जिससे हमारा एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।